हेलो स्टूडेंट, आज हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का सेकंड पार्ट देखेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देख लो, वरना आपको ये लेसन समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़े थे कैसे हमारा इंडिया कैसी कैसी प्रॉब्लम से फेस किया था इकोनॉमिकली। अब इस पार्ट में हम सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जैसे आप सभी जानते होंगे, इस पेंडेमिक सिचुएशन में लॉकडाउन से भी इकोनॉमी हमारी वर्स्ट होते जा रही है और इसे फिर से रिवाइव करने के लिए हमारी गवर्नमेंट को दो चीज़ों पे फोकस करना होगा। एक तो डिमांड मैनेजमेंट करना होगा, क्योंकि लोगों के पास मनी शॉर्टेज है और इसके कारण डिमांड कम हो चुका है। और दूसरा सप्लाई मैनेजमेंट करना होगा, जिससे इकोनॉमी और अच्छे तरीके से ग्रोथ करे। मान लो हम बीमार है तो हमें मेडिसिन खा के ठीक भी होना है और फिर डेली एक्सरसाइज करके स्ट्रांग भी होना है। अब बहुत हो गई बाहर की बात है, सिलेबस पे आते हैं। हमारी इंडिया 1991 में 3 प्रॉब्लम से गुजरी है: फिस्कल क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस और हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर। होप आपको ये तीनों प्रॉब्लम समझा होगा पार्ट 1 सेशन में। अब इन तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी गवर्नमेंट को इकोनॉमिक पॉलिसी में न्यू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाना पड़ेगा। तो हमारी इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की है जब पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। जून 1991 को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट की है, जिसे एलपीजी नाम दिया गया। एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये सब आप पहले भी सुने होंगे, तो भी शॉर्ट में बताता हूँ। लिबरलाइजेशन में सारे लाइसेंसिंग हटा देते हैं, जिससे हर कोई इजीली अपना बिजनेस कर सके। प्राइवेटाइजेशन पूरा मिक्स्ड इकोनॉमी का उल्टा है। इसमें गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के लिए एंट्रीज ओपन करती है ऑलमोस्ट सारे बिजनेस सेक्टर में। और ग्लोबलाइजेशन में इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड से ट्रेड करती है, जिससे स्मूथ वे में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो। अब सिलेबस के हिसाब से समझे तो गवर्नमेंट ने 2 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। एक डिमांड मैनेजमेंट, जिससे मैक्रो इकोनॉमी स्टेबल हो, और दूसरा सप्लाई मैनेजमेंट, जिससे इकोनॉमिकली ग्रोथ हो। स्टूडेंट, फिलहाल तो इस वीडियो में हम सिर्फ डिमांड मैनेजमेंट समझेंगे, वो भी पॉइंट वाइज। डिमांड मैनेजमेंट एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी मेजर है, जिसमें हम 3 प्रॉब्लम से ओवरकम हो गए। फर्स्ट पॉइंट, फिस्कल करेक्शन। अब मान लो घर में सेविंग कम है तो आप 2 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दोगे। एक तो जो खर्चे काम के नहीं है वो आप रोक दोगे, और जो कर्जा पुराना हो जिसका इंटरेस्ट ज़्यादा हो वो पहले क्लियर कर दोगे। वैसे ही गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर बजट के थ्रू अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रिड्यूस किए, और जो ओल्ड डेब्ट थे वो भी पे कर दिए, जिससे इंटरेस्ट बर्डन कम हो गया। अब गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाना था, तो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स को रिड्यूस किया, 56% से 30% तक लाया 1997 से 1998 में, जिससे एक इंडिविजुअल ज़्यादा इनकम अर्न कर पाए। और कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ा दिया, 51.75% से 57.5% तक लाया 1991 से 1992 तक, जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट हो। कस्टम ड्यूटी जो 250% था उसको 40% तक लाया गया 1997 से 1998 में, जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंक्रीज हो। फिर 1994 से 1995 में सर्विस टैक्स भी लागू किया। ये सब पॉलिसी इंप्लीमेंट करने से गवर्नमेंट का फिस्कल बैलेंस होने लगा। सेकेंड पॉइंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट। स्टूडेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट को एडजस्ट करने के लिए इंडिया को पहले एक्सपोर्ट इंक्रीज करना होगा। तभी हमारी गवर्नमेंट ने इंडियन करेंसी को डीवैल्यूड, यानी इंडियन रुपीस 72 रुपीस पर $1 है तो उसे 80 रुपीस पर $1 किए, जिससे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो। स्टूडेंट, अब आप सोचोगे इसे एक्सपोर्ट कैसे इंक्रीज होगा। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो इंडियन रुपीस की वैल्यू 50 रुपीस है $1 पे, और 50 रुपीज यानी $1 से दूसरे कंट्री के लोग इंडिया से एक कैडबरी सिल्क परचेस कर सकते हैं। अगर वही हमारे इंडिया का रुपी डी वैल्यू यानी
₹50 से ₹100 पर $1 होगा तो दूसरे कंट्री के लोग 2 कैडबरी परचेस करेंगे, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में सबसे चीप लगेगा इंडिया का प्राइस और लोग ज़्यादा परचेस करेंगे तो एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। अब आप बोलो कि डीवैल्यूड करने से अच्छा कैडबरी की प्राइस ही कम कर दे, पर स्टूडेंट इससे हमारे डोमेस्टिक लेवल पे असर पड़ेगा। कोई कंपनी कैडबरी लॉस में प्रोड्यूस नहीं करेगी। अब करेंसी की वैल्यू को भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप्स पे चेंज किए लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम से। जैसे 1992 से 1993 में डुअल एक्सचेंज रेट से डीवैल्यूड किए करेंसी को, फिर यूनिफाइड एक्सचेंज रेट से अडॉप्ट किए 1993 से 1994 में, फिर उसके बाद फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे मूव किए। अब ये तीनों टाइप्स के एक्सचेंज रेट को समझते हैं। पहले एक्सचेंज रेट नॉर्मली मार्केट के डिमांड और सप्लाई से चेंज होता है। जैसे जैसे हमारा इंडिया ज़्यादा एडवांस और जीडीपी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फॉरेन कंट्री हम पे डिपेंड होंगे और हम से इंपोर्ट करेंगे और उनके ज़्यादा इंपोर्ट से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और डिमांड भी साथ ही साथ। इंडियन करेंसी शॉर्ट होगी सप्लाई में तो करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज टाइप्स की। डुअल एक्सचेंज रेट में 40% फॉरेन करेंसी फिक्स्ड और 60% मार्केट फोर्स पे कन्वर्ट होगा, जिससे दूसरे कंट्री को हमसे ट्रेड करने पे बेनिफिट होगा। फिक्स एक्सचेंज रेट आरबीआई डिसाइड करती है और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी फॉर्म करके ही पॉसिबल होता है फिक्स रेट करना। फिर यूनिफाइड एक्सचेंज रेट, जिसमें इंडिया अपनी करेंसी वैल्यू सभी कंट्री से सिमिलर रखती है। ऐसा देखा जाए तो डिफरेंट ही होता है, क्योंकि जैसी रिक्वायरमेंट करेंसी की होगी वैसी दूसरी कंट्री करेगी, वैसा हमारा करेंसी वैल्यू चेंज होगा। आखिर में इंडिया ने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ही अडॉप्ट किया, जो पूरा मार्केट फोर्स पर डिपेंड होता है। डिमांड और सप्लाई से ही करेंसी का वैल्यू डिसाइड होगा। ऐसे बहुत से एफर्ट्स लाए जिससे एक्सपोर्ट और प्रमोट हो। इंडिया में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए गवर्नमेंट ने इंपोर्ट को भी एनकरेज किया फॉरेन एक्सचेंज रेट पॉलिसी से। थर्ड पॉइंट, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के कॉम्बिनेशन से इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाए। वैसे फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट फॉर्म करती है, जिसे गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को ऊपर नीचे करने के लिए, और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई फॉर्म करती है, जिसे इंटरेस्ट रेट मनी सप्लाई कंट्रोल हो। इन दोनों पॉलिसी के कॉम्बिनेशन से इन्फ्लेशन कुछ हद तक कंट्रोल में आ गया था। जैसे हमने वीडियो के पार्ट 1 में देखा था, 1990 से 1991 में हमारा फिस्कल डेफिसिट जीडीपी के हिसाब से 7.7% तक हो गया था, जिससे अब 1995 से 1996 में 4.9% में लाया गया। और आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी से बैंक रेट, सीआरआर और एसएलआर को भी बढ़ा दिया, जिसे मनी सप्लाई कंट्रोल हो। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमें एक बैंक ओपन किए, मिस्टर ए ने हमारे बैंक में 1000 डिपॉजिट किए, तो हमें उससे 3% यानी 30 रुपये आरबीआई के पास रिजर्व रखना होगा एज अ सीआरआर, और एसएलआर में 20% यानी 200 रुपया हमें अपने पास ही कैश रिजर्व रखना होगा। मीन्स 1000 में से हम 230 यानी 30 रुपीज सीआरआर, 200 रुपीज एसएलआर के अलावा रिमेनिंग अमाउंट ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मिस्टर ए को 2000 का लोन चाहिए, तो हम आरबीआई से लोन लेके मिस्टर ए को दे सकते हैं, पर उसके लिए हमें आरबीआई को इंटरेस्ट भी पे करना होगा, और इसे ही बैंक रेट कहते हैं। सितंबर 1990 में एसएलआर 38% से 38.5% बढ़ाया गया, सीआरआर 15% तक किया जुलाई 1989 से, और बैंक रेट 12% किया गया 1991 को। फिर जैसे जैसे जरूरत पड़ी इन सब रेट में चेंजेस लाते गए। आखिर में इन्फ्लेशन 1995 से 1996 में 8% हुआ, फिर 1996 से 1997 में 4.6% तक गया। तो स्टूडेंट, ये तो कुछ शॉर्ट टर्म मेजर जिसे हम डिमांड मैनेजमेंट भी कहते हैं, जिससे हमारा इंडिया प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया मेडिसिन की तरफ। पर सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने से कुछ नहीं होता, हमें इकोनॉमी को डेवलप भी करना होगा कुछ एक्सरसाइज से, जिसके लिए हमें सप्लाई मैनेजमेंट भी ध्यान देना होगा।
स्टूडेंट सप्लाई मैनेजमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अब भी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको डेली मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।